हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, इस सब्जेक्ट को यहाँ पे हम करने वाले हैं। इसमें ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। वन शॉट वीडियो होने वाली है, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरा ध्यान से देखना है क्योंकि कंप्लीट बुक आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर आप पहले से तैयार करके जाओगे इन क्वेश्चंस को तो आपको पेपर में फायदा होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है। और ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो उसके लिए टेलीग्राम में जाके आपको एकलव्य स्नातक 1 ये सर्च करना है। हमारा ग्रुप आएगा, उसको आपको ज्वाइन करना है और वहां पे पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। तो आप पीडीएफ को फाइल्स के ऑप्शन में जाके ढूंढ कर डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है यूरो केंद्रवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है आपके पेपर में कि यूरो केंद्रवाद क्या है। फिर तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद के मुद्दे का समाधान करने के संबंध में अपने सुझाव दीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। आपको क्वेश्चन में नाम में ही पता लग गया यूरो। अब यूरो का मतलब यहाँ पे क्या है? यूरो का मतलब है यहाँ पे यूरोप से। ठीक है, यानी यूरोप से। अब मान लीजिए ये यहाँ पे मैं यूरो हटा दूं और यूरोप लिख दूं तो आपका क्या बन जाएगा क्वेश्चन? यूरोप केंद्रवाद क्या है? ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा, यानी इसमें केंद्र में यूरोप रहता है और यूरोप को ही सबसे मुख्य माना जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन में है। और चलिए अब इसको आराम से ढूंढते हैं, यानी क्वेश्चन में ही हमको आंसर मिल चुका है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, तुलनात्मक राजनीति जो होती है इसमें हम क्या करते हैं? विभिन्न देशों की राजनीति जो व्यवस्था होती है, उनकी जो संस्थाएं होती हैं, प्रक्रिया होती है और राजनीतिक व्यवहार जो होती है उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए भारत में जो कार्यपालिका है, ठीक है, भारत में जो कार्यपालिका है और अमेरिका में जो कार्यपालिका है, तो इन दोनों की कार्यपालिका की का पहले अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद उसमें तुलना की जाएगी। तुलना करते वक्त हम क्या देखते हैं? हम दो चीजों को ध्यान देते हैं सबसे ज्यादा। क्या समानता है इसको देखते हैं और क्या उसमें भिन्नता है, यानी क्या उसमें डिफरेंस है। ठीक है, कौन सी चीज सिमिलर है, कौन सी चीज डिफरेंट है, उसको हम देखते हैं। अब ये जो तुलना होती है वो किसी भी चीज की हो सकती है। भारत की सरकार की तुलना अमेरिका की सरकार से कर दो, भारत की सरकार की तुलना आप जापान की सरकार से कर दो। ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो पावर है उसकी पावर की तुलना आप किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट की पावर से कर दो। किसी भी चीज की तुलना हो सकती है, राजनीति व्यवस्था की, राजनीतिक प्रक्रिया की, राजनीतिक संस्थाओं की, किसी भी चीज की तुलना हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम राजनीति में तुलनात्मक राजनीति के नाम से जानते हैं। तो लंबे समय तक क्या हुआ है, तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन था इसमें पश्चिमी देश, खासकर यूरोप के जो देश हैं और अमेरिका के जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको ज्यादा महत्व दिया गया था। कहने का मतलब है कि अगर हम पुराने समय से देखें, लंबे समय तक क्या था, यूरोप को सबसे बेहतर माना जाता था। और यूरोप के जो देश हैं, जो पश्चिमी देश कहलाते हैं, और खासकर अगर हम अमेरिका की बात करें तो इन देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इनकी राजनीतिक व्यवस्था, इनकी राजनीतिक संस्थाएं, इनकी सरकार, वहां के जो नियम है उनका अध्ययन किया जाता था। ठीक है, इसी प्रवृत्ति को यूरो केंद्रवाद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूरोप को केंद्र में रखा गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना जा रहा है? यूरोप को माना जा रहा है। और यूरोप एक महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं। ठीक है, यूरो केंद्रवाद को तुलनात्मक राजनीति की एक महत्वपूर्ण समस्या माना गया है और इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता पे बल दिया गया है। अब इसको एक महत्वपूर्ण समस्या क्यों माना गया है ये समझिए। देखिए, समस्या इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यूरोप को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, यूरोप को श्रेष्ठ माना जाता है और ये कहा जाता है कि जैसी यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था है ऐसी ही राजनीतिक व्यवस्था अगर दूसरे देश अपनाएंगे तो वो भी यूरोप की तरह विकसित हो जाएंगे, यानी कि डेवलप हो जाएंगे। यानी अब यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा कि हर देश की अपनी अलग राजनीति होती है, वहां का अलग कल्चर होता है, अलग संस्कृति है, वहां के नियम अलग है, वहां की परंपराएं अलग है। अब एक ही रूल को तुम सभी देशों में फिट कर दोगे तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे तो यही माना जाता है, यूरोप को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, तो ये एक समस्या है, यानी यूरो केंद्रीय जो व्यवस्था जो मानी जा रही है इसको एक समस्या के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है हमको इसके आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब यूरो केंद्रवाद का अर्थ क्या है? अभी तक अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो आप तुरंत बता दोगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं को यूरोप या पश्चिमी देशों के नजरिए से देखना, ठीक है, इसी को हम यूरो केंद्रवाद कहते हैं, यानी यूरोप के नजरिए से हम देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति में इसका अर्थ यह है कि पश्चिमी मॉडल को आदर्श और श्रेष्ठ और सार्वभौमिक मान लिया गया है। ठीक है, यानी जो पश्चिमी जो मॉडल है, जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं
वहां पे जिस मॉडल को अपनाया गया है उसको क्या मान लिया जाता है, आदर्श यानी बेस्ट मान लिया जाता है, ठीक है। यानी ये सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सबसे आदर्श है। इसको श्रेष्ठ मान लिया जाता है, यानी इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सार्वभौमिक मान लिया जाता है, यानी ये सब जगह के लिए बना हुआ है, यानी पूरी दुनिया अगर इसको अपना ले तो भी सही ये माना जाएगा, ठीक है। जबकि गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्था को पिछड़ा माना गया है, कमजोर माना गया है और अपूर्ण समझा जाता है, जबकि यूरोप को सबसे बेस्ट और परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो तुलनात्मक राजनीति की आलोचना इस आधार पर की गई है कि इसमें पश्चिमी मॉडल को विश्व के शेष भागों की तुलना में बेहतर माना गया है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना इस लाइन को, यानी तुलनात्मक राजनीति में अगर हम देखें तो जो पश्चिमी मॉडल है उसको विश्व की शेष भागों में अगर तुलना करें तो उसको अच्छा माना जाता है। यही मैं आपको पहले ही से बता रहा हूं कि यूरोप को श्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें पश्चिम को श्रेष्ठ और गैर पश्चिम को निम्न माना जाता है। यानी जो पश्चिम के देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, उसको तो बेहतरीन माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा, लेकिन जो गैर पश्चिम देश हैं, यानी जो यूरोप में नहीं आते हैं, ठीक है, अमेरिका साइड में नहीं आते हैं, उन देशों को निम्न माना जाता है। तो ये क्या है, इसकी एक कमी है। अब तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद की समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, पश्चिमी मॉडल को सार्वभौमिक मानना। सार्वभौमिक यानी सबके लिए मानना, सबके लिए श्रेष्ठ मानना, ठीक है, सबके लिए श्रेष्ठ मानना या अच्छा मानना। तो देखिए, यूरो केंद्रवाद की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि यूरोप और अमेरिका की जो राजनीतिक संस्था है उसको आदर्श मानता है ये, यानी उसको बेहतर मानता है, बेस्ट मानता है। जैसे लोकतंत्र, संविधानवाद, चुनाव प्रणाली वहां की और वहां की राजनीतिक पार्टियां, ठीक है। इसको पश्चिम स्वरूप को, ये जो पश्चिमी स्वरूप है इसको सभी समाजों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप इस चीज को ध्यान देना, ये सबके लिए बेस्ट मानता है जो पश्चिमी देशों में व्यवस्था है, लेकिन ये सब जगह बेस्ट नहीं होती। अब हर देश की अपनी अलग जनता है, उस जनता की अपनी अलग विचारधारा है, उस देश का अपना अलग इतिहास है, उसका अलग कल्चर है, संस्कृति है उनका, ठीक है, उनका राजनीतिक व्यवस्था अलग है। अब ये चीजें सेम आप अगर दूसरे देशों में भी ले जाके डाल दो, यही व्यवस्था वहां कर दो, क्या वहां पे भी ये कामयाब हो जाएगी? तो हमारा आंसर होगा नहीं, सब जगह सारी चीजें कामयाब नहीं होती है। जो आपको पता होगा, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो सोवियत संघ के जो देश थे उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया था शॉक थेरेपी के तहत। तो क्या हुआ, जिन्होंने पूंजीवाद को अपनाया क्या वो पूंजीवादी देशों की तरफ डेवलप हुए? तो हमारा आंसर होगा नहीं, नहीं हो पाए। जरूरी थोड़ी है कि किसी का मॉडल अपना के, किसी को कॉपी करके जो चीज वहां पे कामयाब है वो आपके यहाँ पे भी कामयाब हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये एक समस्या मानी जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है गैर पश्चिमी समाजों की उपेक्षा। यानी ये जो नजरिया है ना, इसमें जैसे मान लो, देखो, जो गैर पश्चिमी देश है, जैसे मान लो एशिया के देश हो गए या अफ्रीका के देश हो गए या लैटिन अमेरिका वाले देश हो गए, तो ये इन क्षेत्रों की राजनीतिक परंपरा, ऐतिहासिक अनुभव और सामाजिक परिस्थितियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है। इनको उतना वैल्यू नहीं दी जाती जितनी यूरोप को दी जाती है। तो गैर पश्चिमी समाजों की उपेक्षा की जाती है, उनको इग्नोर किया जाता है। तो इसलिए ये जो यूरो केंद्रवाद है ये ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, गलत तुलना। यूरो केंद्रवादी जो अध्ययन है इसमें गैर पश्चिमी देशों की तुलना पश्चिमी देशों से इस प्रकार की जाती है कि पश्चिम हमेशा श्रेष्ठ दिखाई देता है, ठीक है। यानी पश्चिम जो देश हैं वो हमेशा सही दिखाई देते हैं, इस तरीके से तुलना की जाती है, और बाकी देश इतने अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। इससे तुलनात्मक राजनीति निष्पक्ष नहीं रह जाती है। तो ये एक कमी है कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि इसमें किसको वैल्यू दी जा रही है? पश्चिमी देशों को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, जो कि क्या है, गलत बात है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है औपनिवेशिक प्रभाव की अनदेखी करना। अब देखो, गैर पश्चिमी देशों की राजनीतिक समस्याओं को समझने के लिए औपनिवेशिक शासन, आर्थिक शोषण और ऐतिहासिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है। यूरो केंद्रवादी जो दृष्टिकोण है इन कारणों की उपेक्षा करता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एग्जाम्पल मैं आपको भारत का दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। भारत जो है वो गुलाम था, ठीक है, पश्चिमी देशों का, यानी ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना के रखा, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल किया, भारत के जो सस्ते श्रम यानी सस्ते मजदूर मिल जाते थे उनका इस्तेमाल करा। खुद तो ब्रिटेन जो था वो अमीर बन गया, डेवलप हो गया, ठीक है, डेवलप वो पहले भी था और ज्यादा डेवलप हो गया और ज्यादा पैसे वाला बन गया, लेकिन भारत जो था वो गरीब बन गया। तो अगर हम देखें तो इन देशों का औपनिवेशिक शासन रहा है, यानी अंग्रेजों ने या फिर दूसरे देशों ने इनको अपने गुलाम बना के रखा है, इनका खूब शोषण किया है, इनके संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियां भी समझनी जरूरी है। लेकिन ये जो यूरो केंद्रवाद है ना,
ये नजरिया इसको समझता ही नहीं है, तो ये इसकी एक कमी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की उपेक्षा, यानी जो लोकल कल्चर होता है, यानी जो स्थानीय लोगों का कल्चर होता है, उनकी संस्कृति जो होती है, उनका जो समाज है, उनका जो इतिहास है और जो आर्थिक स्थिति है इनकी, ठीक है, इनको भी हमें देखना है। यूरो केंद्रवाद इन स्थानीय विशेषताओं को कम महत्व देता है, इनको वैल्यू ही नहीं देता, जबकि ये सारी चीजें जरूरी है, संस्कृति भी देखनी है, समाज भी देखना है, उनका इतिहास भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा यूरो केंद्रवाद के समाधान के सुझाव। अब ये जो समस्या है कि यूरोप के नजरिए से पूरी दुनिया को देखा जाता है, यूरोप को श्रेष्ठ माना जाता है, बाकी देशों को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये जो समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो चलिए समझते हैं। गैर पश्चिमी अनुभवों को महत्व देना, यानी तुलनात्मक राजनीति में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देश जो हैं, इनका जो अनुभव है, इनके जो एक्सपीरियंस है, उनको गंभीरता से शामिल किया जाए। ठीक है, यानी इनके एक्सपीरियंस को भी महत्व देना चाहिए। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को केवल पश्चिमी कसौटी पर नहीं परखा जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, स्थानीय इतिहास और संस्कृति को शामिल करना। किसी भी देश की राजनीति को समझने के लिए उसके इतिहास को, उसकी संस्कृति को, उसके धर्म को, उसका जो जातीय संरचना है, उसका जो वर्ग संबंध है और औपनिवेशिक जो अनुभव है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी देश की राजनीति को तब समझना चाहिए जब हम उसके इतिहास को भी समझे, उसके कल्चर को समझे, वहां पे धर्म को समझे, उनकी जो जातीय संरचना है, जो वर्ग संबंध है और उनके जो औपनिवेशिक अनुभव है, इन सब को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जो यूरो केंद्रवादी व्यवस्था है वो इस चीज को नहीं समझती है। अगला पॉइंट, पश्चिमी मॉडल को अंतिम या आदर्श ना मानना। ठीक है, अब क्या होता है कि पश्चिमी मॉडल को श्रेष्ठ माना जाता है, बेहतरीन माना जाता है, जो कि सही नहीं है, उसको अंतिम या फिर आदर्श नहीं माना जा सकता। और भी मॉडल हो सकते हैं जो पश्चिमी से भी बेहतर हो। ठीक है, तो देखिए, लोकतंत्र, विकास और शासन के केवल पश्चिमी मॉडल को श्रेष्ठ नहीं माना जाना चाहिए। अलग अलग समाज में अलग अलग राजनीतिक मार्ग और संस्थाएं सफल हो सकती है। हो सकता है कि जो चीज पश्चिमी देश में सफल है वही चीज किसी दूसरे देश में असफल हो जाए। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, तीसरी दुनिया के दृष्टिकोण को महत्व देना। अब यहाँ पे तीसरी दुनिया क्या है आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैं बताता हूं आपको, पहली दुनिया जो है, ठीक है, ये अमेरिका को कहा जाता है, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं यूएसए। ठीक है, जो दूसरी दुनिया है ये किसको कहा जाता है, ये सोवियत संघ को, यानी यूएसएसआर, इन देशों को कहा जाता था दूसरी दुनिया के देश। और तीसरी दुनिया के देश किसको कहा जाता था, तीसरी दुनिया के देश उनको कहा जाता था जो इन दोनों से अलग थे। ठीक है, जो मतलब गुटनिरपेक्ष रहे हैं। एक समय में आपको पता होगा कि दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था, ये दोनों सुपर पावर होते थे, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ होते थे। ठीक है, इन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो ना तो इनके ग्रुप में शामिल हुए ना इनके ग्रुप में वो स्वतंत्र रहे, इनको गुटनिरपेक्ष देश कहा जाता था, NAM, नॉन अलाइंग मूवमेंट वाले देश। ठीक है, तो भारत जो है वो तीसरी दुनिया में आता है और ज्यादातर देश जो गुलाम रहे हैं वो तीसरी दुनिया में आते हैं। तो तीसरी दुनिया का दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के यूरो केंद्रवादी पूर्वाग्रह को समाप्त करने का प्रयास करता है। यानी जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, जो अल्प विकसित देश मान लो, उनको ज्यादा वो डेवलप नहीं है, ऐसे देश जो हैं, ठीक है, इनका जो नजरिया है वो यूरो केंद्रीयवादी पूर्वाग्रह को समाप्त करने का प्रयास करता है, वो इसको बेहतर नहीं मानता है और औपनिवेशिक प्रभाव और गैर पश्चिमी समाजों की सांस्कृतिक विशेषता पे भी ये ध्यान देता है। ठीक है, जो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, समावेशी तुलनात्मक अध्ययन, यानी तुलनात्मक राजनीति को ऐसा समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों समाजों को समान महत्व मिले। ठीक है, यानी पश्चिमी समाज को भी महत्व दिया जाना चाहिए और गैर पश्चिमी समाज को भी महत्व दिया जाना चाहिए, सबको समावेशित करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पश्चिमी को तो बेस्ट मान के चल रहे हो जबकि गैर पश्चिमी को निम्न मान रहे हो, तो ये चीज गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तुलना निष्पक्ष नहीं रह जाएगी। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा कार्यात्मक तुल्यता पर ध्यान, यानी केवल संस्थाओं के नाम या रूप को देखकर तुलना नहीं करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि कौन सी संस्था किस समाज में क्या काम कर रही है। ठीक है, एक ही संस्था अलग अलग देशों में अलग अलग भूमिका निभा सकती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मान लो न्यायपालिका है, अब हर देश में न्यायपालिका उनकी होती है,
लेकिन कुछ जगह पे न्यायपालिका को बहुत ज्यादा पावर होती है कुछ देशों में, लेकिन कुछ देशों पे न्यायपालिका को उतनी ज्यादा पावर नहीं होती। कुछ जगह पे तो न्यायपालिका निष्पक्ष भी नहीं होती है कुछ देशों में। तो हमें ये नहीं देखना कि संस्था का नाम क्या है, हमें ये देखना कि वो संस्था काम क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है। और अलग अलग देशों में वही संस्था अलग अलग भूमिका निभा सकती है, अलग अलग जिम्मेदारी निभा सकती है, अलग अलग उसकी शक्ति हो सकती है, अलग अलग तरीके का काम करने का तरीका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन है खत्म हो जाता है और लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। ठीक है, अब निष्कर्ष में आपको सिर्फ 2 से 3 लाइन लिखनी है, ज्यादा बड़ा निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप निष्कर्ष में क्या बताओगे? आप ये बता सकते हो कि यूरो केंद्रवादी जो व्यवस्था है, इसमें यूरोप को बेस्ट माना जाता है, आदर्श माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जो गैर पश्चिमी देश है उनको बेहतर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये एक समस्या के रूप में भी देखी जाती है। तो यही चीज आपको 2 लाइन में अपना निष्कर्ष में बता देना था। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन ले रखे हैं और प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक अध्ययन विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति है ना, इसको हम एक अध्ययन, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो? फिर इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति यानी इसका नेचर आपको बताना है, इसका विषय क्षेत्र यानी इसका स्कोप बताना है, इसका महत्व यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, इसको देखेंगे। तो ये क्या है? ये जो पॉलिटिकल साइंस होती है, राजनीतिक विज्ञान होती है, इसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है तुलनात्मक राजनीति। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम एक अलग से सेक्शन है, एक अलग से विषय है जिसको हम तुलनात्मक राजनीति के नाम से जानते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। अब तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या है? यानी तुलनात्मक का मतलब क्या है? यहाँ पे तुलना करना है। तुलनात्मक का मतलब है यहाँ पे तुलना करते हैं हम किसका? राजनीति का। कहने का मतलब है कि दुनिया भर के देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसकी हम तुलना करते हैं, यानी दो देशों के बीच में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, मान लो किसी दूसरे देश में राष्ट्रपति का शासन हो सकता है, कहीं पे अधिनायकवादी शासन हो सकता है, कहीं पे राजा का शासन हो सकता है, कहीं पे कोई अलग तरह का शासन हो सकता है। तो इसको आपस में कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। ठीक है, अब इसमें केवल शासन की तुलना नहीं की जा सकती, वहां की संस्थाओं की भी तुलना की जाती है। जैसे वहां पे न्यायपालिका कैसे काम करती है, हमारे यहाँ पे न्यायपालिका काम कैसे करती है, अमेरिका में न्यायपालिका काम कैसे करती है, जापान में न्यायपालिका कैसे काम करती है। ठीक है, हम ऐसे तुलना करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की राजनीतिक जो व्यवस्था होती है, पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, उनकी जो संस्था यानी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनकी जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है, राजनीतिक दल यानी वहां की पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव प्रणाली यानी इलेक्शन सिस्टम, और नीति यानी कि पॉलिसी। ठीक है, और राजनीतिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी इन सभी चीजों का यहाँ पे हम क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो इसका उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि दो देशों या राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या समानता या क्या अंतर है, बल्कि ये भी समझना है कि ये समानताएं और अंतर जो होता है ये क्यों उत्पन्न होता है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, यानी कि देखो, इसमें क्या करते हैं हम? दो देशों की राजनीतिक व्यवस्था को हम समझते हैं, उन व्यवस्थाओं में क्या अंतर है हम ये भी समझते हैं, क्या समानता है हम ये भी समझते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि आखिर ये क्यों है, यानी समानता है तो क्यों है, अगर अंतर है तो क्यों है, ये क्यों उत्पन्न हुआ है, तथा इनके राजनीतिक परिणाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। फिर अब दो महत्वपूर्ण विद्वानों के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन ब्लॉडेन जो हैं, इनके अनुसार समझते हैं। तो ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति दो या अधिक राजनीतिक प्रणालियों की एक साथ क्रमिक परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक जो राजनीतिक प्रणालियां होती हैं विभिन्न देशों में, उनके बीच में जो ये क्रमिक रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में ये है। फिर यहीं पे हैग के अनुसार, हैरोप के अनुसार या मैककॉर्मिक जो हैं, इन विद्वानों के अनुसार अगर हम देखें तो क्या होता है तुलनात्मक राजनीति? तो ये विद्वान कहते हैं कि ये विभिन्न देशों में सरकार राजनीति की व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, यानी अलग अलग देशों की जो सरकार होती है, सरकार का अध्ययन, और वहाँ की राजनीति यानी पॉलिटिकल जो पॉलिटी है, वहाँ की पॉलिटिक्स है, उसका अध्ययन होता है। इसमें समानता और विभिन्नता, ठीक है, इसके आधार पर इनको बेहतर ढंग से समझा जाता है। इसलिए तुलनात्मक राजनीति केवल वर्णन नहीं करती, बल्कि राजनीतिक घटनाओं की गहरी व्याख्या भी करती। अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। तुलनात्मक राजनीति का सामान्य अर्थ जो होता है वो विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करना होता है। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करते हैं? अलग अलग राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसकी तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे भारत में अलग राजनीतिक व्यवस्था है,
आप जापान में देखोगे वहाँ पे अलग राजनीतिक व्यवस्था है। आप किसी दूसरे देश में जैसे मान लो इज़राइल में देखोगे वहाँ पे अलग राजनीतिक व्यवस्था है। तो इसमें अलग-अलग देशों में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसकी तुलना की जाती है। इसमें लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी व्यवस्था जो होती है या संसदीय और राष्ट्रपति जो शासन है, चुनाव प्रणाली जो है, दल व्यवस्था जो है, राजनीतिक आंदोलन, संस्था, नीति, इन सभी चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है? यानी कि केवल सरकार या पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि उनकी पॉलिसी को भी देखा जाता है, ठीक है? और उनकी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है, उनकी तुलना की जाती है। वहाँ पे चल रहे राजनीतिक आंदोलन की भी यहाँ पे तुलना की जाती है। तुलना के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया जाता है कि किसी देश की राजनीति किस प्रकार से काम करती है। कौन से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण राजनीतिक व्यवस्था को वहाँ पे प्रभावित करते हैं, ये समझना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है? तथा एक देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो दूसरे देश की किस प्रकार से भिन्न है या किस प्रकार से समान है, इसको देखा जाता है। जैसे मैं आपको आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए भारत में जो न्याय व्यवस्था है, यानी मान लीजिए भारत की जो न्यायपालिका है और चीन की जो न्यायपालिका है, यानी चीन में जो न्यायपालिका है, इन दोनों का अध्ययन किया जाएगा। फिर ये देखा जाएगा कि इन दोनों में क्या कोई समानता है? अगर समानता है तो वो क्या है? अगर इन दोनों में समानता है तो उसको देखा जाएगा, अगर इनके बीच में कोई अंतर है तो उस अंतर को देखा जाएगा, ठीक है? और फिर इनको कंपेयर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति यानी इसके नेचर आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बताइए। तो देखिए तुलनात्मक राजनीति में अगर हम इसके नेचर को देखें तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है तुलनात्मक प्रकृति, यानी इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक जो सिस्टम होते हैं, प्रणाली होते हैं, उसकी तुलना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेरिका में सैन्य व्यवस्था कैसी है, ठीक है, सैन्य संस्था कैसी है, भारत की कैसी सैन्य संस्था है, ठीक है, या अमेरिका में कौन कौन सी पॉलिसी सरकार लेकर आई है या भारत में कौन सी पॉलिसी है, फिर उनको आपस में कंपेयर कर देना, ठीक है? तो ये है। फिर दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन, यानी ये जो यहाँ पे अध्ययन किया जाता है ना, ये जो तुलना की जाती है, ये तथ्यों के आधार पे यानी फैक्ट के आधार पे, आंकड़ों यानी डेटा पे आधारित जो निष्कर्ष होते हैं उसके आधार पे इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा है विश्लेषणात्मक स्वरूप, यानी कि इन देशों में इनकी संस्थाओं के बारे में, इनके यहाँ के जो नायक हैं उनके बारे में, उनकी प्रक्रिया, इनकी व्याख्या, इनकी नीति, इनकी पॉलिसी, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है। फिर गतिशील प्रकृति यानी निरंतर परिवर्तन और विकास का अध्ययन, ठीक है? यानी निरंतर इसमें क्या होता है, परिवर्तन को देखा जाता है, विकास जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर लास्ट में आपका पांचवा पॉइंट है कार्यात्मक दृष्टिकोण, यानी संस्थाओं के वास्तविक कार्यों पे जोर, यानी इनकी जो संस्थाएं होती है, चाहे इनकी संसद हो जाए, चाहे इनकी न्यायपालिका हो जाए, इनकी पुलिस व्यवस्था हो जाए, ठीक है, कोई भी इनकी संस्था हो विभिन्न देशों में, इनमें जो कार्य होता है, वास्तविक क्या कार्य हो रहा है, किस तरीके से कार्य हो रहा है, कौन सी पॉलिसी के तहत कार्य होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तुलना की जाती है। तो ये जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी इसी को अब हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति यानी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति व्यापक, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक होती है। इसकी विशेषता की बात करें तो तुलनात्मक प्रकृति यानी तुलनात्मक राजनीति का जो मूल आधार होता है वो है तुलना, यानी मेन इसमें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, यानी तुलना की जाती है। इसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक व्यवस्था जो है उसकी तुलना की जाती है और उसके बीच में समानता को ढूंढा जाता है और भिन्नताओं को समझा जाता है, यानी कौन सी चीज़ समान है और कौन सी चीज़ डिफरेंट है, इसको देखा जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन, यानी तुलनात्मक राजनीति जो है ये राजनीतिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करती है, ठीक है, यानी तुलनात्मक राजनीति क्या करती है, जितनी भी राजनीतिक घटना है इसका अध्ययन करती है। इसमें फैक्ट यानी तथ्य देखे जाते हैं, इसमें आंकड़े देखे जाते हैं, अनुभव, ठीक है, और प्रमाणों के आधार पे निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी फैक्ट के आधार पे, डेटा के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे और जितने भी साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, उसके आधार पे निष्कर्ष निकाला जाता है। विश्लेषणात्मक स्वरूप यानी ये केवल राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन नहीं करती है बल्कि उनके जो कार्य होते हैं, उनके प्रभाव जो होते हैं, उनके परिणाम जो होते हैं उसका भी विश्लेषण करती है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में देशों, संस्थाओं, अभिनेताओं और प्रक्रियाओं के बीच अंतर और समानता की व्यवस्थित व्याख्या ये करती है। फोर्थ पॉइंट है गतिशील प्रकृति, यानी राजनीति हमेशा बदलती रहती है, इसलिए तुलनात्मक राजनीति में भी क्या होता है, परिवर्तन, विकास, राजनीतिक आंदोलन और नई परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। जिस तरीके से हर देश की राजनीति समय के साथ बदलती रहती है, इसी तरीके से तुलनात्मक राजनीति में जो अध्ययन का क्षेत्र है वो भी बदलता रहता है, ठीक है, नई नई चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है।
फिफ्थ पॉइंट है कार्यात्मक दृष्टिकोण, यानी तुलनात्मक राजनीति केवल संस्थागत समानता नहीं देखती है बल्कि ये भी देखती है कि ये विभिन्न संस्थाएं जो है वो किस प्रकार से समान कार्य कर सकती हैं और एक ही संस्था अलग अलग देशों में काम अलग अलग कैसे करती है। जैसे हमारे यहाँ पे न्यायपालिका कैसे काम करेगी, वही न्यायपालिका अमेरिका में कैसे काम करेगी, फिर जापान में न्यायपालिका काम कैसे करेगी, चीन में कैसे करेगी, इसराइल में कैसे करेगी, ठीक है, और यूरोप के देशों में कैसे काम करेगी, इन सब चीजों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। फिर तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र, यानी इसका स्कोप क्या है, इसमें क्या क्या चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र जो है आज के समय में देखा जाए तो बहुत व्यापक है। पहले के समय में क्या होता था, खाली यूरोप के देशों की ही तुलना की जाती थी, उन्हीं में ये चीजें चलती थी, लेकिन आज पूरे विश्व में इसको देखा जाता है, ठीक है, यानी पूरे विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत केवल राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाएं ही नहीं आती बल्कि उपराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों का भी अध्ययन इसमें शामिल है। अब एक-एक करके इसकी जो स्कोप है, इसका जो विषय क्षेत्र है उसको देखते हैं। तो विषय क्षेत्र का मतलब है कि हम ये जो तुलनात्मक राजनीति है इसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, क्या-क्या अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक व्यवस्था का, यानी विभिन्न देशों की जो राजनीतिक प्रणाली है। जैसे मान लो किसी देश में लोकतंत्र हो सकता है, किसी देश में अधिनायकवाद हो सकता है, कहीं पे संसदीय शासन हो सकता है, कहीं पे राष्ट्रपति शासन हो सकता है, कहीं पे राजतंत्र हो सकता है यानी राजा का शासन हो सकता है, कहीं पे तानाशाही सरकार हो सकती है, ठीक है? कैसी भी सरकार हो सकती है किसी भी देश में, तो उन सरकारों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट, उप राष्ट्रीय इकाइयाँ, यानी भारत जैसे देशों में राज्यों में या क्षेत्रों की जो राजनीति है, उसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है? अलग-अलग राज्यों के बीच में जो शासन चल रहा है, उसका अध्ययन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन, सार्क, यूरोपीय संघ, नाटो आदि जो संगठन है, इसका अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। सार्क, यूरोपीय संघ, नाटो, ये जो संगठन है इसका अध्ययन भी, अब यहाँ पे देखो सार्क कोई देश नहीं है, यूरोपीय संघ कोई देश नहीं है, नाटो कोई देश नहीं है, बल्कि ये देशों का संगठन है। अब यहाँ पे संगठनों के बीच में भी तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, राजनीतिक संस्था, जैसे मान लो विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, नौकरशाही हो गई, सेना और प्रशासनिक संस्था जो हो गई, इसकी तुलना भी की जाती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल और चुनाव प्रणाली। अब देखो हर देश में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं। कहीं पे एक पार्टी का प्रभुत्व होता है, कहीं पे 2 पार्टियाँ होती हैं, कहीं पे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं। तो इन पार्टियों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी जो दलीय प्रणाली है, पार्टी सिस्टम है, इसको पढ़ा जाता है। चुनाव की व्यवस्था, अब हर जगह चुनाव की व्यवस्था अलग होती है, ठीक है? भारत में अलग तरीके के चुनाव होंगे, दूसरे देश में अलग तरीके से चुनाव हो सकते हैं। तो ये सारे प्रतिनिधित्व के तरीके, इन सब का अध्ययन किया जाता है। छठा पॉइंट है कि राजनीतिक संस्कृति और नीतियों, यानी विभिन्न समाज में जो नागरिक हैं उनकी जो राजनीतिक सोच है वो कैसा सोचते हैं, क्या उनका विश्वास है, उनके मूल्य क्या हैं, उनकी भागीदारी, उनकी जो सार्वजनिक नीति होती है उसका अध्ययन, ये सारी चीजों को भी इसमें पढ़ा जाता है और कंपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, तुलनात्मक राजनीति का महत्व क्या है। तो इसका बहुत महत्व होता है और इसके कई कारण है, मैं सारे पॉइंट आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है राजनीतिक ज्ञान का विस्तार, यानी ये हमें अपने देश के साथ-साथ अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायता करते हैं। अब मान लो आप भारत की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ते हो, ठीक है? तो उसमें आप केवल भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझोगे, लेकिन जब आप तुलनात्मक राजनीति पढ़ोगे तो आप भारत के साथ-साथ अमेरिका की भी व्यवस्था को पढ़ोगे, ठीक है? जापान की व्यवस्था को भी पढ़ोगे, रूस की व्यवस्था को भी पढ़ोगे, चीन की व्यवस्था को भी पढ़ोगे, तो आपको क्या होगा, भारत के साथ-साथ अन्य देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है? सिंपल है। दूसरा पॉइंट देखो, समानता और अंतर की पहचान। तुलना के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि अलग-अलग देशों की राजनीति में कौन-सी बातें समान हैं और कौन-सी बातें अलग हैं, ठीक है? ये भी हमें पता लग जाता है कि जब हम तुलना करेंगे 2 देशों की, मान लो पॉलिटिकल पार्टियों की ही तुलना कर लेते हैं, तो हमको पता लग जाएगा कि कौन-सी चीज़ दोनों देश में सेम होती है और कौन-सी चीज़ दोनों देशों में यानी अलग होती है, ठीक है? थर्ड पॉइंट है वर्गीकरण में सहायता, यानी तुलनात्मक राजनीति जो है इससे राजनीतिक व्यवस्था, जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, अधिनायकवाद है, संसदीय व्यवस्था है, कौन-सी व्यवस्था है उस कैटेगरी में बाँटने में सहायता करता है। जैसे मान लो मैं अमेरिका की शासन व्यवस्था को पढ़ूँगा तो मुझे पता लग जाएगा वहाँ पे कैसा शासन है। जापान की शासन व्यवस्था को पढ़ूँगा तो पता लग जाएगा जापान में किस प्रकार की शासन है, भारत में किस प्रकार की सरकार है, ठीक है? ये मुझे पता लगेगा। फिर परिकल्पना परीक्षण, यानी रॉड लैंडमैन ने तुलना के 4 कारण बताएँ। ये कहते हैं कि इसमें प्रासंगिक विवरण होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, परिकल्पना का निर्माण होता है, ठीक है? परीक्षण और भविष्यवाणी, ये 4 इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है। परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से राजनीतिक घटनाओं के कारणों को समझा जाता है, ठीक है? कि क्यों कोई घटना हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, ये हमको यहाँ पे पता लगता है।
नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट है भविष्यवाणी में सहायक, यानी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर भविष्य की राजनीतिक घटनाओं या परिणामों परिणामों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ते हो तो आपको पता लग जाएगा कि कोई डिसीजन अगर सरकार के द्वारा लिया गया है तो उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, या सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, भविष्यवाणी की जा सकती है। नीति निर्माण में उपयोगी, यानी एक देश दूसरे देश के अनुभवों से सीखकर अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को बेहतर बना सकता है। ठीक है, मान लो किसी देश ने कोई व्यवस्था को अपनाया और वो देश उसको अपनाने के बाद डूब गया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो उस व्यवस्था को अपनाने से बचना होता है। फिर सेवंथ पॉइंट है कि अपने देश को समझने में सहायक, यानी किसी देश की राजनीति को समझे बिना अपने देश की राजनीति को पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, तुलना हमें अपने देश की विशेषता और कमजोरियों को भी समझने में मदद करती है। फिर लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, और निष्कर्ष आपको इतना बड़ा नहीं बताना जितना आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप सिर्फ 4 लाइन लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यानी आपको आंसर बड़ा लिख देना है लेकिन लास्ट में आपको 4 लाइन में निष्कर्ष बता देना। जैसे कि एग्जांपल में आपको समझाता हूं, आप बताओगे कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण अध्ययन, ठीक है, विषय है, यानी राजनीतिक विज्ञान के तहत इसको पढ़ा जाता है। ये विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना के माध्यम से राजनीति को ज्यादा व्यापक बनाता है, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक रूप में समझने का अवसर देता है। ठीक है, इतना ही बहुत है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार देखिए कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, ये राजनीति के संरचनात्मक और कार्यात्मक आयामों को समझने में किस प्रकार से आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, इसको बताना है। यानी तुलनात्मक राजनीति में जो राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण है, ठीक है, ये जो नजरिया है, इसको बताना है, पेपर में आता है। फिर संरचनात्मक कार्यात्मक जो आयाम है, इसको समझने में कैसे ये बेहतर हो सकता है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण या प्रणाली उपागम, ये क्या है, एक आधुनिक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अब क्या होता है कि ये जो जैसे राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति है, इसमें अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग नजरिए हैं, अलग अलग विद्वान इन दृष्टिकोण को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सब नजरिए अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण या प्रणाली उपागम जो है इसको देखना है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, राजनीति को केवल संविधान, सरकार या संस्थाओं तक सीमित करके नहीं देखा जाता, बल्कि राजनीति को एक पूरी व्यवस्था के रूप में समझा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम इसको एक डिटेल में यानी व्यापक रूप से समझते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था समाज के भीतर कार्य करने वाली ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न संस्थाएं, प्रक्रिया, समूह, नागरिक, मूल्य और नीतियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यानी कि ये दृष्टिकोण ऐसा मानता है कि जो हमारी राजनीति होती है, ये एक व्यापक व्यवस्था होती है। इसमें हम संस्थाओं को भी देखते हैं, इस जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसका भी अध्ययन करते हैं, अलग अलग समूहों का अध्ययन करते हैं, नागरिकों का अध्ययन करते हैं, मूल्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती है। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का अर्थ राजनीति को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखना है जो समाज से मांगे और समर्थन प्राप्त करती है। ठीक है, यानी राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का क्या मतलब है कि ये राजनीति को ऐसे सिस्टम के रूप में देखता है जो समाज से मांगे और समर्थन प्राप्त करती है। ठीक है, यानी समाज इसको क्या करता है, समर्थन देता है, तथा इस इनके आधार पर निर्णय लिया जाता है और नीति बनाई जाती है, नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी समाज से मांग की जाती है, समाज से पूछा जाता है भाई क्या चीज होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, समाज का समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, जनमत संग्रह आप मान लो, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है और नियम बनाए जाते हैं। तो ये दृष्टिकोण जो है, इसमें राजनीति केवल राज्य या सरकार नहीं है बल्कि पूरी प्रक्रिया है। यानी इसमें राजनीति को एक बहुत बड़ी प्रक्रिया माना जाता है, केवल राज्य या सरकार तक इसको सीमित नहीं रखा जाता। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स या राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में मूल्य स्थापित किए जा सकते हैं, जनता को अधिकार दिए जा सकते हैं, संसाधनों का वितरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बड़ी प्रक्रिया मानी जाती है। डेविड ईस्टन ने राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में समझाया है। इनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट, आउटपुट और फीडबैक की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, क्या होता है कि इनके अनुसार अगर हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट, आउटपुट, फीडबैक ये सब कुछ होता है। तो समाज से मांग भी ली जाती है, समर्थन भी देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें राजनीति में प्रवेश कर जाती है। सरकार या राजनीतिक संस्थाएं उन मांगों पर निर्णय लेती है और नीतियों के रूप में परिणाम देती है। कहने का मतलब है सरकार जो होती है, ठीक है, वो या जो राजनीतिक संस्था होती है, वो क्या है, वो जनता की मांगों को देखती है, यानी जनता की क्या डिमांड है। ठीक है, जनता की डिमांड को देखती है
फिर डिमांड को देख के सरकार क्या करती है, उनकी डिमांड के हिसाब से पॉलिसी बनाती है यानी नीति बनाती है। ठीक है, फिर जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर व्यवस्था में सुधार या परिवर्तन किया जाता है। बाद में जनता से फीडबैक लिया जाता है। अगर जनता को कुछ सुधार के लिए सजेशन, मतलब कोई सजेशन देना चाहती है जनता, तो उस सजेशन को भी ध्यान में रखा जाता है और उस हिसाब से परिवर्तन किया जाता है। यानी इसमें क्या है, मेन जो है वो जनता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण के हिसाब से। तो राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण की कुछ विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो ये राजनीति को संपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखती है। ठीक है, यानी राजनीति एक बहुत बड़ी व्यवस्था या प्रक्रिया है। ये दृष्टिकोण राजनीति को अलग अलग संस्था में बांटकर नहीं देखती, बल्कि पूरी राजनीतिक जीवन को एक जुड़ी हुई व्यवस्था के रूप में समझाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, इसको अलग अलग संस्था के रूप में नहीं माना जाता। इसमें सरकार और जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी दबाव समूह हैं, जनता, चुनाव, कानून, प्रशासन, इन सभी चीजों को शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, यानी हर चीज को इसमें शामिल कर लिया जाता है। इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया का क्या मतलब है, इसको समझिए। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था समाज से मांगे, यानी समाज समाज से पूछती है कि भाई क्या चीज चाहिए, क्या चाहिए, क्या कानून बनाया जाए। ठीक है, उनसे फीड, मतलब एक तरीके से उनसे डिमांड पूछती है और जनता का समर्थन प्राप्त करती है। फिर ये मांगे, जैसे जनता डिमांड कर सकती है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, हमें हमारे लिए स्कूल खुलवा दो, हमें न्याय व्यवस्था चाहिए, हमको ये अधिकार दे दो। ठीक है, विकास से जुड़ी जनता मांग कर सकती है, यानी जनता की ये मांग होगी। फिर सरकार क्या करेगी, इन मांगों के आधार पे कानून बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी और निर्णय बनाएगी। तो ये आउटपुट कहलाता है, यानी जनता ने जो मांग रखी है सरकार के सामने, जो डिमांड रखी है, वो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। उस उन डिमांड को सुन के सरकार ने जो पॉलिसी बना दी है, जो कानून बना दिया है, जो नियम लागू कर दिए हैं, वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट की प्रक्रिया है। फिर पर्यावरण से संबंध, यानी राजनीतिक व्यवस्था जो है, ये समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी प्रभावित होती है। इसलिए राजनीति को केवल संस्थागत ढांचे से नहीं, बल्कि उसके सामाजिक वातावरण से जोड़ के समझना जरूरी है। इसमें, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सारी चीजों से हमारी राजनीतिक व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो इसलिए इसको केवल संस्थागत ढांचा नहीं, बल्कि इसको सामाजिक वातावरण से जोड़कर भी हमें समझना है। नेक्स्ट है स्थिरता और परिवर्तन, दोनों का इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी ये दृष्टिकोण जो है, ये समझने में हमारी मदद करता है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनी है। ठीक है, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था बनी है तो वो कैसे बनी है, किस प्रकार से बनी है, ये समझने में मदद करती है। फिर संकटों का सामना कैसे करती है, यानी कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सामना कैसे करना है, और समय के साथ ये कैसे ये चीजें बदलती हैं, इसके बारे में हमें इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमें अध्ययन करने को मिलता है। फिर संरचनात्मक आयाम को समझने में सहायता, यानी राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण जो है, ये राजनीति का जो संरचनात्मक आयाम है, इसको समझने में मदद करता है। संरचना से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे संरचना से मतलब है उन संस्थाओं और संगठनों से जो राजनीतिक व्यवस्था में काम करते हैं। ठीक है, यानी वो संस्था और संगठन जो राजनीतिक व्यवस्था में काम करते हैं, उन सभी संगठनों को समझने में ये हमको मदद करती है। ठीक है, कोई भी राजनीति जो होगी, कोई भी सरकार जो होगी, उसकी एक संरचना होगी। ठीक है, जैसे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये सब मिलकर सरकार को बनाते हैं ना, तो वो पूरे स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है। जैसे विधायिका जो है वो क्या काम करेगी, कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी, बनाए हुए कानून को लागू करेगी। न्यायपालिका क्या करेगी, न्याय प्रदान करेगी। राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के बीच में संबंध बनाते हैं। ठीक है, दबाव समूह जो है वो जनता के विशेष हितों को सरकार तक पहुंचाते हैं। नौकरशाही जो है वो प्रशासन को चलाने का काम करती है। तो कौन सी संस्था क्या काम करती है, कैसे करती है, ये सारी बातें हमको यहाँ पे पता लगती है। फिर इस दृष्टिकोण से हम ये भी समझ पाते हैं कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ठीक है, और उनका आपस में कैसा संबंध है, राजनीतिक प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है। और ये केवल ये देखता नहीं है कि संस्था का नाम क्या है, बल्कि ये भी देखता है कि संस्था का वास्तविक रूप से काम क्या है। जैसे न्यायपालिका है, न्यायपालिका तो एक संस्था है। अब न्यायपालिका कैसे काम करती है, कितने जज होते हैं, कैसे सुनवाई होती है, ठीक है, वो सारी चीजों को इसमें देखा जाता है। फिर कार्यात्मक आयाम को समझने में सहायता, यानी राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये राजनीति के कार्यात्मक आयाम को स्पष्ट करता है। ठीक है, यानी राजनीति का क्या आयाम है उसको स्पष्ट करेगा। अब ये कार्यात्मक आयाम का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि राजनीतिक संस्था जो है वो कौन कौन से काम करती है, उन कामों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीजों को स्पष्ट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेबियल आलमंड के संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अगर हम देखें, तो इनका जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि केवल संस्थाओं का अध्ययन काफी नहीं है,
किसी संस्था को उसके कार्यों के आधार पे समझना जरूरी है कि कैसा उसका काम है, उस काम के आधार पे समझना है। यदि हम केवल संस्थाओं और संगठनों पर ध्यान दें, उनकी कार्यक्षमता को ना देखें, तो राजनीतिक अध्ययन जो है हमारा अधूरा रह जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हर देश में संसद हो सकती है, लेकिन हर देश की संसद समान रूप से प्रभावी नहीं होती। कहीं संसद वास्तव में कानून निर्माण और सरकार नियंत्रण करती है, तो कहीं पे केवल औपचारिक संस्था बन के रह जाती है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण ये समझने में मदद करता है कि संस्था केवल मौजूद है या वास्तव में काम करती है। अब मान लो किसी देश में सेना है, अब सेना है केवल नाम की सेना है या कुछ काम भी कर रही है वो सेना, इसका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी संस्था जो है, मान लो वो संस्था केवल काम कर रही है या फिर केवल नाम की संस्था है। कई देश ऐसे हैं जहां पे बहुत सारी संस्थाएं होती हैं पर वो उस तरीके से काम ही नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में महत्व, यानी राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण जो है ये तुलनात्मक राजनीति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना जो है वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। इसके माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि अलग अलग देशों में जो समान संस्थाएं हैं वो अलग अलग काम कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारी जो कार्यपालिका है वो भारत में कैसे काम करेगी, यही कार्यपालिका जापान में कैसे काम करेगी, यही कार्यपालिका चीन में कैसे काम करेगी, ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है बहुत डिटेल में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे राष्ट्रपति है, ये संसद, सेना या न्यायपालिका या अलग अलग देशों में भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण ये बताता है कि विभिन्न संरचनाएं एक जैसा कार्य कर सकती हैं और एक ही संरचना अलग अलग देशों में अलग अलग काम भी कर सकती है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट की शक्तियां अलग है, उसी प्रेसिडेंट की शक्तियां अमेरिका में अलग हो जाएंगी। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो होगा, पोस्ट तो उसकी भी प्रेसिडेंट की है लेकिन उसकी शक्तियां ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन भारत में प्रेसिडेंट की शक्तियां कम होती है। तो ये चीजें यहाँ पे पता लगती है हमको। ठीक है, अब लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, वही 3-4 लाइन में बता दो। जैसे राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण जो है तुलनात्मक राजनीति का एक आधुनिक और उपयोगी दृष्टिकोण है। ठीक है, ये राजनीति को केवल सरकार या संविधान तक सीमित नहीं करता, बल्कि पूरी राजनीतिक प्रक्रियाओं को एक व्यवस्था के रूप में समझता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि राजनीतिक संस्थाओं की संरचना, उनके काम, समाज से उनका क्या संबंध है, नीतियों का निर्माण, जनता की प्रतिक्रिया, इन सारी चीजों को इसमें समझा जाता है। ठीक है, डिटेल में समझा जाता है। विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था उसे होती है उसकी डिटेल में उसकी वर्णन किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डिटेल में उसकी तुलना की जाती है और वैज्ञानिक आधार पे तुलना की जाती है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे बतानी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। ठीक है, फिर अपने उत्तर को स्पष्ट करने के लिए जो सिडनी वर्बा है और जो डेनिस कवनाग है, इनके द्वारा जो प्रस्तावित नागरिक संस्कृति है और उप संस्कृति है, इसकी जो कॉन्सेप्ट था इसके बारे में आपको परीक्षण करना है। ठीक है, लिखना है इसके बारे में आपको। तो मेन चीज क्या पूछी हुई है, राजनीतिक संस्कृति आपको बताना है। फिर ये जो दो विद्वान है सिडनी वर्बा और डेनिस, इन्होंने जो नागरिक संस्कृति और उप संस्कृति के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसको देखते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति जो है ये तुलनात्मक राजनीति का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, यानी एक महत्वपूर्ण नजरिया है। तो इसके माध्यम से क्या है, ये समझने का प्रयास किया जाता है कि किसी समाज के जो लोग हैं वो राजनीति, सरकार, अधिकार, कर्तव्य, चुनाव, पार्टी और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, यानी उनकी सोच क्या है। जैसे मान लो मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है, आप सब भी भारत के नागरिक हो। अब हम सबकी क्या सोच है हमारी सरकार के प्रति, हमारी राजनीति के प्रति, हमारे अधिकारों के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति, चुनाव व्यवस्था, पार्टी सिस्टम। ठीक है, इन संस्थाओं के बारे में हम क्या सोचते हैं, हमारी जो सोच होगी उसका अध्ययन किया जाता है राजनीतिक संस्कृति, ये जो दृष्टिकोण है इसके माध्यम से। ठीक है, सिंपल एकदम। फिर राजनीतिक संस्कृति केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं करती है, बल्कि नागरिकों के राजनीतिक विश्वास, यानी जो जनता है वो उनके क्या राजनीतिक विश्वास हैं, कौन से मूल्यों को वो मानते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनका व्यवहार क्या है, इसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। फिर राजनीतिक संस्कृति का अर्थ अगर हम अभी तक आप समझ गए होंगे, अगर मैं आपको और सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि राजनीतिक संस्कृति नागरिकों की राजनीतिक सोच, यानी जनता की जो सोच है राजनीतिक, उनका जो पॉलिटिकल जो बिहेवियर है यानी राजनीतिक व्यवहार है, इसको सम्मिलित रूप से इसका अध्ययन करती है। ठीक है, यानी इसमें हम जनता की जो नागरिक है, जनता है, उसकी राजनीतिक सोच का भी अध्ययन करते हैं और उनके राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये किसी देश की राजनीतिक स्थिरता
वहां पे लोकतंत्र की सफलता और राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से हम सिंपल बता सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो, राजनीतिक संस्कृति का मतलब होता है उन मूल्यों से, उन विश्वासों से, उन भावनाओं से, उन दृष्टिकोणों से जिनके आधार पे कोई राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है, जिस तरीके से वो राजनीतिक व्यवस्था चलती है, ठीक है। इससे ये हमको ये बताती है कि लोग राजनीतिक व्यवस्था को कैसे देखते हैं, सरकार पर वो कितना विश्वास करते हैं, राजनीतिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी है भी या नहीं, कैसी है भागीदारी ये देखा जाता है, और स्वयं को राजनीति से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं ये देखा जाता है इसमें। नेक्स्ट है आलमंड और वर्बा, इनकी राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा। तो ग्रेबियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। यानी कि ये जो विद्वान हैं ग्रेबियल आलमंड और सिडनी वर्बा, इन्होंने इस राजनीतिक संस्कृति जो दृष्टिकोण है इसको समझाया है। इन्होंने राजनीतिक संस्कृति को नागरिकों के राजनीतिक अभिविन्यासों के आधार पर समझाया है, ठीक है। यानी नागरिक जो है उनकी क्या राजनीतिक सोच है, वो किस तरीके से संस्थाओं को देखते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं, किस तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको देखते हैं, ठीक है। आलमंड और वर्बा ने 3 प्रकार के राजनीतिक अभिविन्यासों पे जोर दिया है। जैसे संज्ञानात्मक अभिविन्यास, ये पहला हो जाएगा। भावात्मक अभिविन्यास दूसरा हो जाएगा। तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास, ठीक है। अब एक-एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले संज्ञानात्मक। देखो, आपको ना ऐसे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा जिससे आपको याद रहेगा। संज्ञानात्मक, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आप इसको हाइलाइट कर लो, ज्ञान, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको ज्ञान दिख रहा है, यानी ये ज्ञान से रिलेटेड है, यानी कि इसका संबंध है नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, संविधान और राजनीतिक संस्था के बारे में कितना ज्ञान है, ठीक है। हमने यहीं से समझ लिया, ज्ञान की बात चल रही थी तो कितना ज्ञान है। अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है भावात्मक, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है? भाव। तो भावात्मक अभिविन्यास से ये पता लगता है कि जो जनता है ना, वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कैसा भाव रखती है, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा था भाव, यानी उसकी क्या भावना है, कैसा लगाव है। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति से नफरत करते हैं। वो कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज है, राजनीति का नाम लोगे उनके सामने तो गाली बकने लग जाते हैं, ठीक है। यानी नेताओं को गाली बकने लग जाएंगे देश की पॉलिटिकल सिस्टम को गाली बकने लग जाते हैं, उनको मतलब राजनीति से नफरत हो जाती है। तो ये कैसा भाव है? एक नफरत का भाव है। कोई दूसरा व्यक्ति है, वो किसी राजनीतिक पार्टी की सराहना कर सकता है, उसको अच्छा बता सकता है, उसके गुण बता सकता है, यानी उसका उस पार्टी से लगाव है, ठीक है। यानी हमारा राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टियों से क्या भाव है हमारे मन में, ये इसमें देखा जाता है। फिर इसके बाद है तीसरा आपका मूल्यांकनात्मक अभिविन्यास। अब यहाँ पे आपको नाम से पता लग रहा है मूल्यांकन करना, ठीक है। यानी कि नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसमें ये देखा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको नाम से ही याद हो जाएगा। अब संज्ञानात्मक में क्या है? यहाँ पे ज्ञान आ रहा है, यानी यहाँ पे ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था का जनता को कितना ज्ञान है ये सब देखा जाता है। भावात्मक में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कैसा उनके मन में भाव है ये देखा जाता है। मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि जनता कैसे उसका मूल्यांकन करती है। फिर आलमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के 3 रूप बताए हैं। सबसे पहला रूप बताया संकीर्ण राजनीति संस्कृति। इसमें नागरिक जो होते हैं राजनीति के प्रति अधिक जागरूक नहीं होते हैं, ठीक है, ज्यादा वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। उन्हें राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं की अधिक जानकारी ही नहीं होती है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते इन चीजों में। ऐसी संस्कृति प्राय परंपरागत समाजों में पाई जाती है, ठीक है। तो यानी जहां पे लोग राजनीति के प्रति ज़्यादा जागरूक ना हो, राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखते हों, तो इसको हम संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। दूसरा है अधीन राजनीतिक संस्कृति। इसमें जो नागरिक होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था और सरकार के अस्तित्व को जानते हैं, लेकिन वो सक्रिय भागीदारी नहीं करते। यानी वो राजनीतिक व्यवस्था भी समझते हैं, सरकार को भी समझते हैं, लेकिन एक्टिव नहीं रहते हैं। वे सरकार के निर्णय को स्वीकार तो करते हैं, पर स्वयं केवल शासन के अधीन, अपने आप को शासन के अधीन मानते हैं कि शासन का, हमको शासन को फॉलो करना है, जैसा प्रशासन कहेगा वैसे ही रहना है, ठीक है। अपने आप को उसका अधीन मानेंगे और निर्णय जो भी होंगे उसको स्वीकार करेंगे। तो इसको बोलते हैं अधीन राजनीतिक संस्कृति। फिर तीसरा है सहभागी। इसमें नागरिक जो होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं और राजनीति में एक्टिव भी रहते हैं, ठीक है, यानी उसमें भागीदारी भी करते हैं। वे चुनाव, जनमत और राजनीतिक दलों और नीतियों पर प्रभाव डालने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर नागरिक संस्कृति की अवधारणा। सिडनी वर्बा आलमंड की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो थी वो थी नागरिक संस्कृति। तो नागरिक संस्कृति इन 3 संस्कृति यानी संकीर्ण, अधीन और सहभागी, इनका मिश्रण मानी जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी होनी चाहिए। अगर मान लो जनता ही जागरूक नहीं है,
राजनीतिक रूप से अरे एक्टिव नहीं है, तो फिर क्या लोकतंत्र कायम हो पाएगा या लोकतंत्र सफल हो पाएगा? आप अंदाजा लगा ही सकते हो। लेकिन साथ ही व्यवस्था के प्रति विश्वास भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए और अनुशासन भी होना चाहिए, ठीक है? जो भी देश में राजनीतिक व्यवस्था है उसके प्रति सम्मान करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अनुशासन रखना चाहिए। फिर नागरिक संस्कृति को स्थायी लोकतंत्र से जोड़ा गया है, यानी इसमें नागरिकों के पास सरकार के फैसलों और जो पॉलिसी निर्माण हो रहा है, ठीक है, यानी जो नीति निर्माण प्रक्रिया है, इसको प्रभावित करने के लिए कई मंच होते हैं, ठीक है, यानी कि नागरिक जो है वो सरकार के फैसलों को प्रभावित कर सकती है, उनकी पॉलिसी निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। लेकिन राजनीतिक अभिजात वर्ग के पास कुछ संवेदनशील मुद्दों पर कठिन निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब राजनीतिक अभिजात वर्ग कौन है? अभिजात वर्ग वो है जो ताकतवर लोग होते हैं, ठीक है, यानी मुट्ठी भर लोग होते हैं, ज्यादा संख्या में नहीं होते, अल्पसंख्यक होते हैं, लेकिन पैसों में बहुत ऊपर होते हैं, बहुत पैसा होता है इनके पास, राजनीतिक रूप से डिसीजन भी यही लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, इनके पास एक तरीके से एक ऐसी पावर होती है कि ये डिसीजन खुद ले सकते हैं। आलमंड और वर्बा ने अपने 5 लोकतांत्रिक देशों के अध्ययन में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति को नागरिक संस्कृति के अधिक निकट माना है। इस प्रकार नागरिक संस्कृति जो है लोकतंत्र को स्थिर बनाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो नागरिक पूरी तरीके से निष्क्रिय होंगे और ना ही बहुत ज्यादा संघर्षकारी होंगे। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास रखेंगे और राजनीतिक भागीदारी करेंगे, ठीक है। अब ये जो कवनाग हैं, डेनिस कवनाग, इनकी उप संस्कृति को समझिए। तो डेनिस कवनाग ने राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए उप संस्कृति की अवधारणा दी है। ये इनके अनुसार अगर हम देखें तो किसी भी राष्ट्र में केवल एक ही राजनीतिक संस्कृति नहीं होती है, ठीक है, ये किसी भी राष्ट्र में केवल एक राजनीतिक संस्कृति नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि एक ही समाज में अलग अलग वर्गों, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जाति समूह में, अलग अलग पीढ़ियों में सामाजिक समुदायों की अलग अलग राजनीतिक सोच और उनके मूल्य हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, हर पीढ़ी की अलग राजनीतिक सोच हो सकती है, हर जाति समूह में अलग राजनीतिक सोच हो सकती है, ठीक है, अलग-अलग वर्गों की सोच अलग-अलग हो सकती है, अलग-अलग उनके मूल्य भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। डेनिस कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति को मूल्यों, विश्वासों और दृष्टिकोणों के ऐसे समूह के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है जिसके भीतर कोई राजनीतिक प्रणाली संचालित होती है। उनका सबसे बड़ा योगदान उप-संस्कृति की अवधारणा को माना गया है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि राजनीतिक संस्कृति जो है इसमें विभिन्न मूल्य, विभिन्न विश्वास, विभिन्न दृष्टिकोण को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी जिसके भीतर कोई ना कोई राजनीतिक प्रणाली चल रही हो, ठीक है? तो इसको क्या कहा है इन्होंने, इसको अ, उप संस्कृति की अवधारणा माना है। फिर उप संस्कृति का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है मुख्य राजनीतिक संस्कृति के भीतर मौजूद अलग-अलग समूहों की विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति, यानी देश में एक राजनीतिक सिस्टम है, फिर देश के अंदर अलग-अलग वर्ग रहते हैं, अलग-अलग समूह रहते हैं, फिर उनकी अलग-अलग सोच है, ठीक है? तो इसी को इन्होंने राजनीतिक उपसंस्कृति के रूप में बताया है। एग्जाम्पल के लिए किसी देश में युवाओं की राजनीतिक सोच बुजुर्गों से अलग हो सकती है। बिल्कुल, अब मान लो कोई देश है, यहाँ पे ये युवा है, ये बुजुर्ग हैं। अब इनकी सोच अलग हो सकती है राजनीतिक, इनकी अलग हो सकती है। तो यानी एक ही देश में अलग-अलग वर्गों की अलग-अलग सोच हो सकती है। मजदूर वर्ग हो गया, मध्य वर्ग हो गया, ग्रामीण समाज हो गया, शहरी समाज हो गया, धार्मिक समुदाय हो गया या क्षेत्रीय समूह हो गए। इनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं भी अलग-अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग होती है, ठीक है? कवनाक के आधार पे उप संस्कृति के निर्माण में सामाजिक संरचना, क्षेत्रीय विभाजन, अभिजात वर्ग के भीतर सांस्कृतिक विभाजन, पीढ़ी दर उप संस्कृति को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इन्होंने क्या उप संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? हमारे समाज के स्ट्रक्चर को, यानी समाज की जो संरचना है, हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रीय विभाजन होता है, इसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। अभिजात वर्ग जो ताकतवर वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, उसको भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है, ठीक है, और अलग अलग पीढ़ी में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, इसको भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। अब उप संस्कृति का महत्व क्या है भाई? तो उप संस्कृति की अवधारणा राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन को ज्यादा वास्तविक बना देती है, बिल्कुल सही है। यदि हम किसी देश की केवल एक राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृति मान ले, तो समाज आंतरिक विविधताओं को समझना कठिन होगा, क्योंकि भाई समाज में अलग अलग सोच के लोग रहते हैं ना, सबकी सोच अलग है, तो हमें सबको देखना पड़ेगा। भारत जैसे अगर हम विविध समाज में जाएँ तो क्षेत्र भी अलग-अलग क्षेत्र है, अलग-अलग भाषा है, अलग जाति के लोग हैं, अलग-अलग धर्म के लोग हैं, अलग-अलग वर्ग के लोग हैं, ठीक है? पीढ़ी के आधार पे भी राजनीतिक दृष्टिकोण में बहुत अंतर पाया जाता है। इसलिए उप-संस्कृति की अवधारणा ये समझने में मदद करती है कि एक ही राजनीतिक व्यवस्था में अलग-अलग समूह, अलग-अलग राजनीतिक व्यवहार क्यों करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो एक फैमिली है, मैं भारत का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो एक फैमिली है, उसमें 7 मेंबर हैं, ठीक है? मान लीजिए माता-पिता हैं, ठीक है? माता-पिता हैं, उनके 4 बच्चे हैं और उनकी पत्नियाँ हैं। तो ऐसे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 4, 4, 8 और तो 10। मान लो एक परिवार में 10 मेंबर हैं, ठीक है? माता-पिता हैं, उनके 4 बच्चे हैं और उनकी 4 4 लड़के हैं, मान लो उनकी 4
पत्नियां हैं, ठीक है, तो ये 10 मेंबर हो गए मान लीजिए। अब ये वोट देने जा रहे हैं। अब सोचो मान लो देश में इलेक्शन है और ये जा रहे हैं वोट देने, तो हो सकता है माता पिता किसी पार्टी को वोट दे, जो पति हैं सबके वो हो सकता है अलग अलग पार्टियों को वोट दे, पत्नियां जो हैं वो सब हो सकता है कि अलग अलग पार्टी को वोट दें। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, पूरी फैमिली एक ही पार्टी को वोट क्यों नहीं दे रही है? इसलिए होता है क्योंकि भाई सबकी राजनीतिक सोच अलग है। समझ रहे हो? किसी की राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है। हो सकता है किसी को कोई नेता पसंद हो, किसी को कोई नेता पसंद हो, किसी को किसी नेता की विचारधारा पसंद हो, किसी को दूसरे नेता की विचारधारा पसंद हो। तो ऐसा होता है ना, तो यही बताया गया उपसंस्कृति में कि एक ही देश में, एक ही राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की सोच अलग-अलग हो सकती है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बता देना है कि राजनीतिक संस्कृति किसी समाज के राजनीतिक मूल्य, विश्वास और भावनाओं और व्यवहार का समूह है। आलमंड और सिडनी वर्मा ने नागरिक संस्कृति की अवधारणा के माध्यम से बताया है कि लोकतंत्र की स्थिरता के लिए संकीर्ण, अधीन और सहभागी संस्कृति को कैसे एक संतुलित मिश्रण के रूप में रखा गया है। ठीक है, फिर डेनिस जो कवनाग है, इन्होंने उप संस्कृति की बात की है। इन्होंने कहा है कि एक ही देश में, एक ही राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिकरण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये समकालीन विश्व राजनीति अर्थव्यवस्था को समझने में कैसे सहायता करता है? चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। ये आधुनिकरण का सिद्धांत वाला क्वेश्चन है ना, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो आधुनिकरण सिद्धांत राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये सिद्धांत अपने को बताता है कि परंपरागत समाज किस प्रकार आधुनिक समाज में बदलता है, यानी कोई समाज जो होता है वो कैसे परंपरागत समाज से आधुनिक समाज यानी मॉडर्न समाज बन जाता है। ठीक है, तो विकास का आधुनिकरण सिद्धांत परंपरागत समाजों में आधुनिक समाजों में परिवर्तन प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी विकास का आधुनिकरण सिद्धांत जो है, ये परंपरागत जो समाज है, उस समाज का जो आधुनिक समाज में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसको ये बताता है, ट्रांसफर जो हो रहा है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक विज्ञान में इस सिद्धांत का महत्व जो था वो काफी बढ़ गया था। अब पहला पॉइंट है हमारा, आधुनिकरण का सिद्धांत का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आधुनिकरण का सिद्धांत जो है, इसके अनुसार गरीब और परंपरागत समाज तभी विकास कर सकते हैं जब वो आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को अपना लें। यानी कोई अगर गरीब देश है, ठीक है, जो परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है, अगर वो विकास तभी करेगा जब वो आधुनिक बनाए अपने आप को, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक संस्थाओं को भी अपना ले, आधुनिक सामाजिक संस्थाओं को, ठीक है, तभी वो विकास कर पाएगा। जैसे भारत है, भारत भी एक परंपरागत समाज था, फिर इसने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, ठीक है, लिबरलाइजेशन को अपनाया, यानी धीरे धीरे हमने चीजों को बदला और अपनी संस्थाओं को बदला, तो आधुनिकरण की ओर हम गए। ठीक है, जो आधुनिक चीजें आ रही हैं हम उसको अपना रहे हैं। तो ये अगर हम अपनाएंगे तब हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। और सिंपल शब्दों में समझे तो ये सिद्धांत कहता है कि विकासशील देशों को विकसित देशों की तरह अगर बनना है तो आधुनिक शिक्षा को अपनाना पड़ेगा, आधुनिक उद्योग, आधुनिक तकनीक, लोकतंत्र, बाजार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इन सब चीजों को अपनाना पड़ेगा। मुख्य विचार क्या है? तो इसमें परंपरा से आधुनिकता की ओर परिवर्तन, यानी ये सिद्धांत जो है, इसमें समाज जो होता है पहले परंपरागत अवस्था में होता है, फिर धीरे-धीरे वो क्या होता है, आधुनिक होने लग जाता है, उसकी संस्थाएँ, उसके औद्योगिकरण, उसका तकनीकी विकास जैसे-जैसे वो अपनाता है, तो वो आधुनिक होने लग जाता है। फिर पश्चिमी देशों को इसमें आदर्श मानना है, यानी आधुनिकरण सिद्धांत जो है विकसित पश्चिमी देशों को, उनका जो विकास है उसको आदर्श मॉडल मानता है, यानी पश्चिमी देश ज़्यादा डेवलप हो गए हमसे पहले, तो उन देशों जैसा बनना है, उनके मॉडल को अपनाना है, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता है। फिर पूंजीवाद और बाजार पे जोर, यानी ये सिद्धांत मानता है कि आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद, उद्योग और बाजार और तकनीकी विकास बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास। आधुनिक समाजों में राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण होता है, यानी अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम करती हैं। जैसे विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी और न्यायपालिका क्या करेगी, न्याय देने का काम करेगी। ठीक है, फिर विकास को चरणों में देखना, यानी रोस्टो ने विकास को चरणों में समझाया है। उनके अनुसार समाज जो होता है परंपरागत अवस्था से आगे बढ़कर टेक ऑफ यानी तेज विकास की अवस्था में पहुंचते हैं और अंत में क्या होते हैं, उच्च उपभोग वाले आधुनिक समाज बन जाते हैं। तो इनके अनुसार क्या होता है, पहले परंपरागत समाज होता है, ठीक है, पिछड़ा हुआ समाज होता है, फिर वो टेक ऑफ यानी कि बहुत तेजी से विकास करने लग जाते हैं और लास्ट में क्या होते हैं, वो एक आधुनिक समाज बन जाते हैं। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत का महत्व क्या है? तो विकास को समझने में सहायक, यानी ये सिद्धांत समझाता है कि गरीब देश विकास के लिए किन किन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है विकासशील देशों का अध्ययन। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर राज्य और बाजार की भूमिका, यानी बाजार के विकास के लिए सक्रिय सरकार की जरूरत होती है, सरकार एक्टिव होनी चाहिए, इसलिए ये सिद्धांत जो है राज्य और बाजार दोनों की भूमिका को समझने में हमारी हेल्प करता है।
नेक्स्ट है राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझना। ये सिद्धांत बताता है कि आर्थिक विकास, राजनीतिक संस्था और सामाजिक परिवर्तन के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है। ठीक है, अगला है आधुनिकरण सिद्धांत की आलोचना। पश्चिमी पक्षपात, यानी इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि पश्चिमी पूंजीवादी देशों में को ये श्रेष्ठ और आदर्श मानता है, और ये सिद्धांत पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है, यानी उनको कॉपी करने की बात करता है। यानी अगर आपको आधुनिक बनना है, विकास करना है, तो आपको उनके मॉडल को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्थानीय संस्कृति की उपेक्षा, यानी जो हमारे विकासशील देशों की खुद की जो कल्चर होता है, उसकी खुद की जो परंपराएं होती हैं, उसके ऐतिहासिक अनुभव होते हैं, उसको ज्यादा महत्व नहीं देता है ये। ठीक है, बाहरी कारणों की देखी, यानी गरीब देशों की अविकास के पीछे, यानी गरीब देशों में जो विकास नहीं हो पाया उसके पीछे उपनिवेशवाद है, विश्व पूंजीवादी व्यवस्था है, विदेशी शोषण है, ये कारण है। लेकिन आधुनिकरण सिद्धांत इन बाहरी कारण को ज्यादा महत्व नहीं देता। ठीक है, ये कहता है कि जो ये राज्य अल्प विकसित स्थिति पर बाहरी तत्वों के प्रभाव को अनदेखा करता है। नेक्स्ट है निर्भरता सिद्धांत की आलोचना। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार गरीब देशों का पिछड़ापन केवल उनकी आंतरिक कमी के कारण नहीं है, बल्कि विकसित देशों के द्वारा जो उनका संसाधनों का शोषण हुआ है, जो उनका श्रम यूज किया गया है, उसकी वजह से ये गरीब हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये सिद्धांत जो है इसको ज्यादा सही नहीं मानता है। सभी देशों पे एक जैसा मॉडल लागू करना, यानी हर देश का इतिहास अलग है, समाज अलग है, संस्कृति अर्थव्यवस्था अलग होती है। अब एक ही मॉडल सारे देशों पे लागू करना ये सही नहीं होता। सभी देशों पे एक ही मॉडल लागू हो भी नहीं सकता है। नेक्स्ट है समकालीन विश्व राजनीति अर्थव्यवस्था को समझने में सहायता, यानी विकास और अविकास को समझना। ये सिद्धांत बताता है कि दुनिया के देशों में विकास का स्तर जो होता है अलग अलग होता है, और वो अलग अलग क्यों है ये भी बताता है। विकासशील देश आधुनिक संस्थाओं को अपनाकर कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ये भी देखा जाता है, ये भी इसको बताता है। ठीक है, फिर वैश्वीकरण को समझना। आज के समय में विकासशील देश जो है वो विदेशी निवेश, विदेशी तकनीक, बाजार और औद्योगिकरण को अपनाने लगे हैं। इस इससे समझने में ये मदद मिलेगी कि आधुनिकरण का सिद्धांत कैसे हमारी सहायता कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीजें जो है आज के समय में सारे समाज अपना रहे हैं। फिर राज्य की भूमिका स्पष्ट करता है, यानी समकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था में राज्य यानी सरकार जो है वो केवल शासन नहीं करता है, बल्कि विकास और उसकी योजना और बाजार और उद्योग और सामाजिक परिवर्तन, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका हमारी राज्य यानी हमारी सरकार ही करती है। ठीक है, तो सरकार की भूमिका को भी स्पष्ट करता है। पूंजीवाद के प्रभाव को समझना। ये सिद्धांत बताता है कि पूंजीवाद और बाजार व्यवस्था आज के विश्व में, यानी आज के विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, यानी पूंजीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार व्यवस्था आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में है एक पॉइंट, आलोचनात्मक दृष्टि, यानी कि ये सिद्धांत उपयोगी है, लेकिन इसकी आलोचनाएं हमें ये समझने में मदद करती है कि विकास केवल पश्चिमी मॉडल अपनाने से नहीं होता। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियां, वहाँ का इतिहास, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वैश्विक असमानताओं को भी समझना जरूरी है। किसी को कॉपी कर लेने से विकास नहीं हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है निष्कर्ष, यानी आधुनिकरण सिद्धांत विकास को परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को समझाता है कि कैसे कोई परंपरागत समाज आधुनिक हो जाता है, कैसे वो नई तकनीक को अपनाता है, आर्थिक विकास के लिए वो वैश्वीकरण को अपनाता है, बाजार व्यवस्था को अपनाता है, और उसको समझने में राज्य की क्या भूमिका है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमको पता लगती है। ठीक है, फिर इसकी आलोचना भी करता है कि कई बार ये मत सोचना कि पश्चिमी मॉडल श्रेष्ठ है और पश्चिमी मॉडल को अपना लेंगे तो हम भी विकास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। पश्चिमी देशों ने ही तो सबका शोषण किया है, उन्हीं की वजह से तो सारे देश गरीब हुए हैं, ज्यादातर देश। तो ये भी हमको बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा, और आपको जरा भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप वीडियो को कम से कम पेपर से पहले, कम से कम आप इसको 2 से 3 बार देख के जाइए। अगर आप इसको पेपर से पहले 2 से 3 बार या 4 बार देख लोगे तो आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप अच्छे से कर भी पाओगे। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख के जाना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते हैं, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।